गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। लेसन के नाम से हमें पता चलता है कि इस लेसन में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि आखेट आखेट मतलब कि शिकार करना। पहले आदिवासी लोग थे, वो कैसे भोजन का संग्रहण करते थे, क्या वो खाते थे। इस लेसन में हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले तुषार की रेल यात्रा के बारे में बता रखा है। तुषार के बारे में कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो तुषार के मन में क्वेश्चन उठा कि पहले रेलगाड़ियाँ नहीं थी, बसें नहीं थी, तो किस प्रकार से लोग यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाते थे? ये इसके मन में क्वेश्चन था। तो आगे इस लेसन में दे रखा है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। इसमें बता रखा है जो आदिवासी लोग थे, जो धरती पर मानव का जन्म हुआ था, उस टाइम में वो इधर उधर क्यों घूमते थे, वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे। तो उसके बारे में इस लेसन में हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जो आखेट मतलब कि शिकार करना या खाद या कंदमूल फल इनका संग्रह करते थे, उनको अब आज के ज़माने में हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। क्योंकि उस टाइम उन्हें खेती करना नहीं आता था, इसलिए वो क्या करते थे, जो पेड़ों पर मिलते थे या फिर जो शिकार करते थे उन्हीं को वो कच्चा खा जाते थे। ठीक है। फिर है आगे, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, क्योंकि एक स्थान पर अगर पेड़ पौधों से या फिर वहाँ पर शिकार या जानवर ख़त्म हो जाते थे या कंदमूल फल ख़त्म हो जाते थे, वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लान कर जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे कि दूसरे स्थान पर उन्हें कंदमूल फल फिर से प्राप्त हो सके। फिर वहाँ पर ख़त्म हो जाते थे तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो इस वजह से बहुत सारी वजह थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की। तो आप समझ गए ना। नेक्स्ट है, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के लोग फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। नेक्स्ट पेज है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं हो सकता। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। कुछ तो झीलें क्या होती हैं, वो सूखती नहीं है, 12 महीने 12 मास उसमें पानी रहता है। लेकिन कुछ नदियाँ या झीलें ऐसी होती हैं जो बारिश के समय ही उनमें पानी आता है। इसीलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातात्वविद, जो हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था कि बहुत सारी खोजें की उन्होंने, उसी प्रकार से पुरातात्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है
मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। जो उन्होंने कुछ सामग्रियाँ मिली हैं खोदने से या कहीं पर गुफाओं में, तो उनसे उन्होंने पता लगाया है कि कुछ लोग जो आखेट है या खाद का संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। मतलब कि जो पत्थर हैं उन्हें घिस के उनका औजार बनाना, लकड़ियों को नुकीला बनाना, या हड्डियों जैसे कि हाथी के दांत का यूज करना, उनके औजार बनाया करते थे। उनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, क्योंकि लकड़ियां हैं वो तो ख़राब हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, हड्डियां भी टूट फूट जाती हैं फिर भी, लेकिन पत्थर हैं उनके थोड़े बहुत औजार आज भी बचे हुए हैं कहीं कहीं। उनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी यूज किए जाते थे। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और वाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखो इसमें बता रखा है पत्थर को नुकीला बनाना या फिर लकड़ी का औजार बनाना। ठीक है, पत्थर, इस पैरे में पत्थर के औजार का उपयोग बाय इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। पत्थर से क्या है, जड़ खोदी जाती थी। ठीक है, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों की सीलने के लिए भी यूज किए जाते थे। देखो पत्थर का यूज सीलने के लिए, क्योंकि उस टाइम उन्होंने लोहे का उपयोग नहीं करना आता था, सुई बनानी नहीं आती थी, तो उसका क्या करते थे, पत्थर का यूज वो सिलाई के लिए भी कर लेते थे। रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे, तो वो देखते हैं इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थानों से पुरास्थल हैं, इसमें दे रखे हैं लाल जो त्रिभुज वाले स्थान हैं, ये क्या है, इनके स्थल है, पूरा स्थल, जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्रह रखते थे। और आगे है मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों को ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। तो इस मैप में देखो कि पूरा पाषाण, ठीक है, इसमें पूरा पाषाण जैसे कुरनूल गुफाएं, ठीक है, और भीमबेटका, ये नाम बहुत ज़रूरी है, याद भी होने चाहिए हमें। और ब्रह्मगिरी, कोलकाता जो कि आज भी है, मेहरगढ़, हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि मेहरगढ़ में क्या था, सबसे पहले खेती हुई थी। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे नाम हैं जो आप इसमें देख सकते हैं अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसे जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो इसमें भीमबेटका के बारे में बता रखा है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। वे गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हैं कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आगे है शैल चित्रकला, इससे हमें क्या पता चलता है? इस शैल चित्रकला, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से जीव चित्रण किया गया है। जैसे कि इसमें डायग्राम में हमें लगता है कि जैसे कि कोई जानवर को इंसान पकड़ रहा है। आई थिंक यही होगा। ये गुफाएं हैं भीमबेटका की। आगे हैं पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थानों को कहते हैं जहां औजार और बर्तन
बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा। आगे की खोज। कुरनूल गुफाएं ढूंढो, जिसमें प्रश्न में कुरनूल गुफाएं मिलेंगी। इसमें देखो कुरनूल गुफाएं, ये वाली, ठीक है। कुरनूल गुफाएं ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले। कुरनूल गुफाओं में किसके अवशेष मिले? राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। उस टाइम पत्थर से रगड़ रगड़ कर उन्होंने आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए और उनसे बचने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, तो इसके बारे में आप बताओ। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं वो पुरातात्विक विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 1200 साल पहले के दौरान आरंभ हुआ था। इसमें क्या बता रखा है कि पूरा पाषाण का नाम कैसे पड़ा? पत्थर, उस टाइम उन्हें पत्थर के औजार मिले हैं, उसी से इसका नाम पूरा पाषाण पड़ा है। फिर अब पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 1200 साल पहले के दौरान माना जाता है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। पूर्व पाषाण का कितना माना गया था? 12,000। 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के दौरान कौन सा काल माना गया था? पूरा पाषाण। और जो मध्य पाषाण युग माना गया है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है मध्य पाषाण युग। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। मतलब कि पूरा पाषाण में भी जो औजार थे वो भी मध्य पाषाण में बनते रहे, लेकिन थोड़ा बहुत और भी विकास हुआ। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इस युग को नव पाषाण युग कहा जाता है, जो आज का युग है। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमें कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में हम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि इस काल में इसके क्या नाम थे, क्योंकि कुछ स्थानों के नाम तो उनकी लैंग्वेज भी हमें अब तक समझ नहीं आई है। इसलिए बहुत सारे नामों को ये दो पुरातात्विकविद थे उन्होंने उनके नाम स्वयं ही दे दिए। आगे है बदलती जलवायु। लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में जो घास थी, घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि जब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछलियां भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और मनुष्य की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जो नवपाषाण युग की बात बोल रहे हैं ये गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा।
साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह था कुत्ता। कुत्ते का जंगली जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरियां, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आकर्षण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए, क्योंकि धीरे धीरे कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया, पशु पालना भी स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें पता है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, इसलिए आई थिंक इसको पालतू बनाया गया। बसने की प्रक्रिया। लोग कुछ पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। क्या बोला कि लोगों द्वारा पौधा उगाना, जानवरों को घर पर पालतू बनाना, इसी को क्या बोला उन्होंने? बसने की, मतलब कि एक जगह पर बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। जो घर पर हम जानवर रखते हैं वो हमें जल्दी सी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जंगलों के जो जानवर होते हैं वो नुकसान भी पहुंचाते हैं और इस प्रकार से वो थोड़े अलग थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, मतलब कि खराब कम हो, या फिर जो जानवर थे वो कम बीमार हो। यही नहीं, लोग इन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही जिसकी मजबूत ठड़ले अनाज के पक्के दानों के बार को संभाल सकें। इससे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है और आमतौर पर अहिंसक होते हैं, मतलब कि ऐसे बीजों का यूज़ किया जाता है जिससे कि उन्हें संभाला जा सके या वो बहुत दिनों तक खराब ना हो, तो जिससे कि वो आगे भी उनका उपजाऊ किया जा सके। और ऐसे जानवरों को पाला जाता था जो कि इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए, तो इससे क्या होता था कि वो धीरे धीरे वो पालतू बनते गए। इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए, मतलब कि जो जंगलों में जो पौधे होते हैं उनसे वो अलग, धीरे धीरे उनकी प्रजाति है वो अलग होती गई। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, ऊपर जो दांत हैं इनको देखो, इनमें कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू जानवर का है। तो हम जो पालतू सूअर का है तो हम इसमें देख सकते हैं कि पालतू सूअर का आई थिंक ये होगा और जो जंगली जानवर का ये होगा। आगे है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे वहीं से बसने की प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कौन सा आता है? कुत्ते। उसके बाद कौन आता है? भेड़ और बकरी। इसके बाद है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इससे विकसित होने से कुछ वक्त लगता है। जो भी हम बीज बोते हैं उसे कुछ ना कुछ 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन लगता ही लगता है। हमें ये पता है कि हम जो खेती करते हैं उसमें हमें पता चलता है, जिसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे जो उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक
पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। इस प्रकार क्या हुआ कि जब उन्होंने खेती करनी स्टार्ट की तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर रहना पड़ा, जिसकी वजह से स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाना उन्होंने बंद कर दिया। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को उनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी दी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। मिट्टी मतलब कि जो आज के दिन हमारे नाज की टंकियां हैं, वैसे उन्होंने मिट्टी की टंकियां बनाई, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्यों? उन्हें लगता था कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाने और उनका प्रयोग करते होंगे। अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर चलते फिरते और खाद्य जो भंडार उनके बारे में। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे जो दूध भी प्राप्त होता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जो दूध है वो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक अच्छा तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो क्या, तो मैं कई नीले वर्ग मिलने, देखो इसमें नीले वर्ग हैं, ये वाला, कितने सारे नीले वर्ग हैं इसमें। ये देखो ये वाला, तो ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, कोलडीवा, महागड्डा, चिरौंद, तो ये साले नीले जो निशान है वो देखने थे। कहाँ पर गया, ये ले, ठीक है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशु पालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थानों कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं, जिनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थानीय जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम के लोग जो वर्तमान में कश्मीर में हैं, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। उन्हें गर्तमान कहा जाता है। गड्ढे खोदकर नीचे घर बनाया जाता था, उसे गर्तवास कहा जाता है, जिसमें इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती थी। हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या है कि 12 महीने वहाँ पर बर्फ़ होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, ज़मीन के नीचे गर्माइश होती है और उस टाइम के लोग गड्ढे खोदकर सीढ़ियाँ लगाकर ज़मीन के नीचे घर बनाते थे। उन्हें क्या बोला जाता था, गर्तवास। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग लगाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। एक गर्तवास का आपको चित्र बनाना है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। उनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का यूज़ हम करते हैं, अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तुयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा।
कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार जो थे हड्डियों से बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के उपकरण हैं ये, जो पत्थर से बने हैं। फिर नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकृत भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग, अलंकृत मतलब कि इस पर चित्र बनाए जाते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े की बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही हो रहे होंगे? क्या आज के दिन देखो हमारे गांव है या फिर पास में या शहर है या जैसे दिल्ली है या फिर मुंबई है, उसके आसपास जो गांव है, क्या हमें लगता है कि उनका विकास एक जैसा है? तो उसी प्रकार से जो नवपाषाण युग है, पूर्वपाषाण युग है, उस समय भी क्या था, कुछ स्थानों पर विकास हुआ और कुछ स्थानों पर विकास बहुत लेट हुआ। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने बताया, पुरातात्विकविदों ने बताया, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। कई कई जगह आज भी आदिवासी लोग रहते हैं और हम लोग हैं जो इतने विकसित हो चुके हैं और आदिवासी लोग अब भी जंगलों में अपना वैसा ही जीवन निर्वाह करते हैं। तो हमें आज के युग से भी हमें पता चलता है, आज के दिन से भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जगह जगह पर परिवर्तन बहुत ही कम हुए हैं, कुछ जगह पर परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आगे है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ था? पाकिस्तान में, ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले खेती हुई थी। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलर दर्रे, कौन से? बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। क्या है? ईरान की ओर जाते हैं तो उस टाइम रास्ते में बोलन दर्रे, मतलब कि वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, जो हिमालय पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है। तो वहाँ पर क्या है, ये दर्रे के बीच में है ये। तो बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थल है, ठीक है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले क्या किया, जौ, गेहूँ उगाए और भेड़ बकरियाँ पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है, जिनमें हिरण तथा सूअर और जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी है, ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ये देखो मेहरगढ़ में एक घर का कितना, मतलब कि ज़मीन के नीचे खोदने पर ये अवशेष मिले इनके, तो कितना प्यारा बना रखा है उस टाइम, हजारों सालों पहले भी। हाँ, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, ये हो चुका था, ठीक है। मेहरगढ़ में उनके अलावा चौकोर आकार वाले घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सम्मान भी रखे जाते हैं। उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी उनका जीवन आगे भी चलेगा, इसलिए वो क्या करते थे, जब उनकी मृत्यु होती थी तो उन्हें ज़मीन के नीचे जब गाड़ा जाता था तो उनके साथ कुछ कुछ सामान, उनका जो मनपसंद सामान था, उनके कपड़े थे, तो वो उसके साथ ही गाड़ दिया जाता था। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ देखो इसमें रखे हुए हैं ना, कुत्ते की या फिर और भी, ठीक है। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया होगा, शायद इसकी ये चहेती होंगी, ठीक है। संभवतः इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ठीक है। मेहरगढ़ में कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? अन्य फ्रांस में गुफा में भी कई चित्रकारी, फ्रांस की गुफा में ये चित्रकारी मिली है। आप अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, जो वर्ल्ड मैप है या विश्व का मैप है उसमें आप फ्रांस को ढूंढो, जो कि ब्रिटेन के पास है या फिर जर्मनी के पास है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं।
इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों के से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहा, अयस्क और तार और खनिज पदार्थों से बनाया गया था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर उन्हें शिकारियों या शिकार पर मिलने पर पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हैं? नेक्स्ट है एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की, ठीक है, को ढूंढो अपने एटलस में, मैप में। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। बताओ, कोड़ियों और सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? ठीक है, तो आपका लेसन ये समाप्त हो गया है। अगला लेसन हम कल अपलोड करेंगे, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, अध्ययन करें और इसे अच्छे से याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।